नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल हम आपको दिखाएंगे। दुनिया भर में अगर जंग की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, माना यह जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जब हमले किए जाएंगे तो इन हमलों की वजह से ईरान कभी भी घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि ईरान आज भी इस युद्ध में 28वें दिन भी टिका हुआ नजर आता है। और अब आलम यह हो गया है कि ईरान की तरफ से शर्तें लगाई जा रही है। वो अपनी शर्तों को अमेरिका के सामने रख रहा है कि अमेरिका को उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, वरना ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। एक तरफ अमेरिका बार बार दिन बढ़ाते जा रहा है सीज फायर को लेकर के, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अब अमेरिका नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स ये तय करेगी कि आखिरकार ये युद्ध कब समाप्त होगा। इन सब के बीच में खबरें यहां तक आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल की बात कही जा रही है और उसने अपना विस्तार नील नदी से लेकर के दूसरी जगहों तक करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत वो लेबनान में भी जगहों को कब्जाना शुरू कर चुका है। वहीं अगर बात हम ईरान की करें तो ईरान भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि वो भी अब ग्रेटर ईरान बना ले और इसके लिए वो भी अन्य मिडिल ईस्ट के देशों को कब्जा सकता है, उनकी जमीन को कब्जा कर सकता है और वो ये करते हुए नजर आ रहा है। दुनिया भर को ये लग रहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में ये जंग छिड़ती है तो ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में तेल की कमी हो सकती है और तेल की कमी की वजह से लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ा सो पड़ा, लेकिन ईरान को इससे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान को इससे और ज्यादा फायदा हुआ है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि पहले ईरान जो तेल बेचा करता था उससे कहीं ज्यादा अब वो फायदे में है और यही हाल रशिया का है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जहां रशिया के ऊपर एक तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई थी कि उससे कोई तेल नहीं खरीदेगा और ये सब कुछ कहने वाला वो अमेरिका ही था, लेकिन अब वो अमेरिका दुनिया भर से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आप रशिया से तेल बाय करें, तेल खरीदें और उसकी वजह से रशिया को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो आखिरकार इस युद्ध को रुकने में कौन अहम भूमिका निभाएगा? एक तरफ ईरान पहले से ज्यादा तबाही के बीच में तेल बेचते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस को भी तो यही फायदा हो रहा है। फिर कोई क्यों चाहेगा कि ये युद्ध रुक जाए? हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से भी मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिकों को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार नुकसान किससे होगा? इजराइल में फैलती तबाही की जंग कहने को तो ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन ईरान के पलटवार का खामियाजा खाड़ी देशों को भी भुगतना पड़ रहा है और उसके निशाने पर इजराइल है। इजराइल पर हमलों को देख करके ऐसा लगता है जैसे ईरान ने इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा ली हो। राजधानी यरूशलेम से लेकर के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर भी संकट मंडरा रहा है। आज हम आपको इजराइल पर बरस रही तबाही की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। इसी के साथ विस्फोट में हम बात करेंगे अमेरिका की मुसीबतों की। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग के दलदल में धंसता हुआ दिख रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप अब जंग से निकलने की कोशिशों में लग गए हैं। उन्होंने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दे दी है और फिर उसकी डेडलाइन 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही इसे बढ़ा करके यानी कि पूरे सीज फायर को 10 दिन कर दिया गया है। इन सब के बीच में ट्रंप ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। अब वो तोहफा आखिरकार क्या है जिसके बारे में ट्रंप दावा कर रहे हैं, और वो तोहफा क्या सच में ईरान की तरफ से भेजा भी गया है या यूं ही ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट है जिसकी वजह से ये लगे कि ईरान तड़प रहा है अमेरिका से बात करने के लिए? इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग का आगाज किया है उससे लेकर के ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में दोनों ही देश यानी कि ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में चाहे इजराइल रहा हो या फिर अमेरिका रहा हो, चूक गए। ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका हैरान रह गया है और इजराइल परेशान नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान सुलह चाहता है। उन्होंने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में ट्रंप सुलह चाहते हैं या फिर अमेरिका कुछ और ही प्लानिंग में लग गया है? इस बारे में भी आज आपको डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या आ रही है। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में भारी तबाही लाई जा रही है। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और एक बार फिर से ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक किया गया है उसमें बाकायदा क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। और ये क्लस्टर बम वाली जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ईरान में इतनी भयावह तबाही लाती है क्योंकि ये एक मिसाइल के साथ ये क्लस्टर बम छोड़े जाते हैं और ये जब जगह
ही बहुत ज्यादा होती है। इजराइल इनकी वजह से दरअसल परेशान नजर आ रहा है। जो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं वो तक भौचक्के रह गए हैं कि आखिरकार इन्हें रोके कैसे, इन्हें इंटरसेप्ट कैसे करें, क्योंकि एक बार में लगभग 25 से 30 क्लस्टर बम जमीन पर गिरते हैं और ये अपने आप सब कुछ जला करके तबाह कर देते हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये होता है इंटरसेप्टर को कि आखिरकार वो एक बार में किस किस क्लस्टर बम को इंटरसेप्ट करे, और इसी वजह से इंटरसेप्ट नहीं कर पाने की वजह से एक बड़ा नुकसान इजराइल को हो जाता है। तेल अवीव हो, हाइफा हो, यरूशलेम हो, ऐसी जगह हैं जो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गई है। इतना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि 28वें दिन ईरान से जंग में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। आईडीएफ में जवानों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, ये बताया जा रहा है। और यही बात तो अमेरिका को लेकर के भी कही जा रही थी कि अमेरिकी सैनिकों की भारी कमी हो गई है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स का हाल भी वही है। जवानों की कमी को दूर करने के लिए उपाय अपनाए जा रहे हैं। अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को बढ़ाने तक पर विचार किया जा रहा है कि उनको विस्तार कर दिया जाए, उन्हें सेवा विस्तार दे दिया जाए, ताकि वो अभी इस युद्ध में और लंबा बने रहे। एक लंबे वक्त से इजराइल युद्ध में बना हुआ है। आपको याद होगा 2023 में हमास के साथ उसका जो संघर्ष शुरू हुआ था वो हिजबुल्लाह और हूती तक जा फैला, और उसके साथ 2023 से वो 3 फ्रंट पर लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, और अब ईरान की तरफ उसका रुख हो गया है। तो 3 साल 3 बड़ी जो संगठन है उनके साथ मुकाबला, और चौथे साल में प्रवेश करते ही एक और मुकाबला शुरू हो गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इजराइल को यह बड़ा नुकसान होना था। अब यही जानकारी है कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ में जवानों की भारी किल्लत हो गई है, और इसे दूर करने के लिए अब सरकार ये सोच रही है कि अनिवार्य सैन्य सेवा की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इजराइल परेशान है कि जो क्लस्टर बम वाली मिसाइल्स दागी जा रही हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर ये नुकसान इसी तरीके से होता रहा तो शहर के शहर तो इजराइल के भी तबाह हो जाएंगे। उस इजराइल के जो कल तक ये दावा कर रहा था कि उसने ईरान को इतनी बड़ी और गहरी चोट दे दी है कि दशकों तक, ये समझ लीजिए दशकों तक ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए 28वें दिन इस युद्ध की स्थिति क्या है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। अमेरिका और इजरायल का पहला निशाना बने अयातुल्लाह अली खामेनेई। अमेरिका और इजरायल को पूरी उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान टूट जाएगा, नेतृत्व खत्म होने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजरायल टेंशन में आ गए। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार बहुत भीषण होगा। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अरब जगत में मौजूद अमेरिका के बेस और इजरायल को तबाह कर दिया जाएगा, और ईरान ने अपनी बात पूरी भी कर दी। ईरान के हमलों से इजरायल का जरा जरा कहराने लगा। इजरायल के फाइटर जेट्स उड़ान तो भर रहे हैं, लेकिन उनमें भी खौफ है कि कहीं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें या ड्रोन उनका शिकार ना कर लें। ईरान की मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों को शमशान बनाने में लगी हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब समतल होती जा रही हैं। राजधानी यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, पोर्ट सिटी हाइफा हो या न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना, जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह आग का गुबार उठता है और फिर तबाही का मंजर दिखता है। इजरायल ईरान को तबाह करने के चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन मीडिया में आ रही तस्वीरें उसके दावों को तार तार कर रही हैं। हर तस्वीर ईरान के पलटवार को बयां कर रही है, उसके भीषण गुस्से की गवाही दे रही हैं।
इजरायल में हुई तबाही का अंदाजा और उससे हुए नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद IDF प्रमुख ये मान रहे हैं कि सेना में अब दम नहीं बचा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट की बैठक में IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीन ने माना कि सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ है और अगर सैनिकों की कमी का जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो व्यवस्था चरमरा सकती है। साफ है कि इजरायल की व्यवस्था चरमरा रही है। वो जीतने के दावे चाहे कितने कर ले, लेकिन तबाही इजरायल की गलियों में भी पसरी हुई है। और ईरान के साथ जो युद्ध की शुरुआत हुई है उसे लेकर के इजरायल भी टेंशन में नजर आ रहा है और एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजरायल की टेंशन और भी ज्यादा इस युद्ध के साथ बढ़ गई है। इजरायल भी टेंशन में है, अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका ने पहल भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि इजरायल की टेंशन और ज्यादा बढ़ी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन को मुश्किल बताया जा रहा है। ईरान में अंदरूनी बगावत या नियंत्रण अगर खत्म नहीं हुआ तो ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएगी। बगावत या नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है, रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन मुश्किल है और ये अब इजरायल पूरे तरीके से महसूस करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए उसे अपनी गलती पर भी पछतावा हो रहा है। वो बात अलग है कि वो मानेगा नहीं। जब उसने इस जंग की शुरुआत की है तो वह ईरान नाम की मुसीबत से पूरे तरीके से छुटकारा पाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट गया तो हालांकि इजरायल को लेकर के ये कहा जाता है कि इजरायल ने आज तक जिस जंग की शुरुआत की है वो कभी भी उस जंग में हारा नहीं है। यानी कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचेगा। वो अमेरिका के विरोध में जाकर के इस युद्ध को रखेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगी है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हो रही है, दूसरा ईरान झुक नहीं रहा है, तीसरा ईरान चुन चुन करके इजरायल के शहरों को तबाह कर रहा है। तो ऐसे में मुश्किलात उसकी भी बढ़ी हुई नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप बैकआउट किए हुए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हो सकता है डबल पावर के बाद, डबल पावर के साथ इस बार वो युद्ध में उतर जाए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि उनके पास आखिरकार सैनिक ही नहीं है, सैनिकों की संख्या कम पड़ गई है। तो आखिरकार इस युद्ध का नतीजा क्या? एक खबर और आ रही है। ईरान का इजरायल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है और ये तेल अवीव में देखने को मिला है। तेल अवीव में रिहायशी इलाके में मिसाइल्स गिरी है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर भी बताई जा रही है। तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला किया गया है, वो भी रिहायशी इलाके में किया गया है। रिहायशी बिल्डिंग को इस बार निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत की खबर है। आपको ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। या आपको यहाँ पर घरनुमा स्ट्रक्चर भी नजर आ जाएगा और यहाँ पर उठता हुआ ये धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। अब अगर आग इस तरीके से लगी हुई है, धुएं का गुबार इस तरीके से उठ रहा है, तो जरा ये समझिए कि यहाँ पर जो लोग फंसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। खबरें जरूर है कि 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी बढ़ सकता है। इसमें कोई भी अपडेट आ सकता है। ये भयावह हमला किया गया था तेल अवीव पर। तेल अवीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव वो जगह है इजराइल की जहां पर हर देश की एम्बेसी बनी हुई है। इसीलिए निशाना यहाँ पर साधा जाता है और जब निशाना साधा जाता है तो तस्वीर इस तरीके से निकल करके सामने आती है। इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बार बार कहते हैं कि उनकी तरफ से ईरान को दशकों ना भरने वाला घाव दे दिया गया है, लेकिन घाव तो इजरायल को भी दिया जा रहा है और इस कदर दिया जा रहा है कि उसे भी खुद को बनाने में, पुनर्निर्माण करने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन इजरायल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर रहेगा, ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ये युद्ध कहीं से कहीं तक रुकने की आहट भरा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे लेकर के इजरायल टेंशन में है और इस बात की भी उसे टेंशन हो गई है कि उसके यहाँ पर जो अटैक बढ़ते जा रहे हैं वो उसे भी दशकों पीछे खींच देंगे, धकेल देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये इजरायल के लिए एक बड़ी गलती साबित होगा। ईरान के सामने उतर करके युद्ध लड़ने की एक ऐसी गलती जो CIA और मोसाद के एजेंट्स की तरफ से कही गई थी कि अभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। बावजूद इसके इजरायल से लेकर के अमेरिका तक इस युद्ध में उतर गए और उसके बाद उन देशों का हाल क्या हुआ है देखिए। ईरान की मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग
हार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मिसाइलों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और मिसाइलों को अब अपना टारगेट खोजने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। ईरान के हमलों से इजरायल के बड़े शहर तेल अवीव में भारी तबाही हुई। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके में इमारतों को भारी नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक केवल तेल अवीव में ही लगभग 12,000 से ज्यादा रिहायशी और कारोबारी संपत्तियों को नुकसान हुआ। शहर की लगभग 850 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें ईरान की मिसाइलों के शिकार बन चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सायरन और विस्फोट की आवाज अब रूटीन बनती जा रही हैं। ईरान के पलटवार की वजह से इजरायल के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. बेन गुरियन एयरपोर्ट को बार बार बंद करना पड़ा। हमलों की वजह से अब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली की कटौती हुई। राजधानी यरूशलेम भी ईरान के पलटवार से सुरक्षित नहीं। यरूशलेम के रिहायशी इलाकों में मिसाइलों के प्रहार और हवा में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा गिरने से काफी तबाही हुई। यरूशलेम और उसके बाहरी इलाकों में लगभग 4,500 से ज्यादा रिहायशी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के पास नेशेर और दूसरे इलाकों में इमारतों के ढहने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 के बाद से यरूशलेम में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि मिसाइल हमलों और भगदड़ के कारण 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीत शेमेश में एक मिसाइल के सीधे गिरने से एक सिनागॉग और उसके नीचे बने शेल्टर को भारी नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के कुछ हिस्सों में ईरानी हमलों के बाद पावर ग्रिड फेल होने से अंधेरा छाया रहा। खबरों के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी कुछ हद तक असर पड़ा। शहर की मुख्य सड़कों पर गिरे मलबे से यातायात ठप हुआ। खबरों के मुताबिक लगभग 500 से ज्यादा निजी वाहन आग और मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। ईरान ने हाइफा में भी भारी तबाही मचाई। ये इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हाइफा इजरायल का मुख्य समुद्री द्वार है, जिसे ईरान ने फतह 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में हाइफा पोर्ट के बुनियादी ढांचे, क्रेन और कंटेनर डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक हाइफा और उसके आसपास के इलाके में लगभग 8,500 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। हाइफा में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि मिसाइल हमलों, आग और मलबे के कारण 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। साफ है कि इजरायल में जबरदस्ती तबाही हुई है। ईरान का गुस्सा इजरायल पर फूट रहा है और इजरायल करहा रहा है। ईरान के हमलों की वजह से यूएस बेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पश्चिमी मीडिया इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रही है और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों की वजह से यूएस में जो भी बेस बनाए गए हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अरब में मौजूद यूएस बेस को भारी नुकसान हुआ है, ये पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है। कई जवान बेस छोड़ करके होटल या दफ्तर में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि धमाके के साथ जिस तरीके से वहां पर बेस को उड़ाया जाता है, उसके बाद वहां पर रहना उनके लिए भी असुविधाजनक होगा। इसी वजह से वो उन जगहों को, उन बेस को छोड़ करके होटल या दफ्तर में शिफ्ट हो गए हैं। ये जरा बूम करती हुई तस्वीरों को भी देख लीजिए कि जब ईरान हमला करता है तो उसकी वजह से किस तरीके से जो यूएस के बेस है वो तबाह हो जाते हैं। और यूएस के बेस अगर इस तरीके से तबाह हो गए, एक रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि यूएस के जितने भी बेस मिडिल ईस्ट में बने हुए थे उनमें से ज्यादातर को तबाह कर दिया गया है। सैनिक अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं और अब ये जानकारी है कि जो यूएस के बेस तबाह हो रहे हैं
वहां पर जो सैनिक तैनात थे वो दफ्तर में शिफ्ट हो गए हैं या होटल में शिफ्ट हो गए। अपनी पहचान बचाते हुए, छिपाते हुए उन्हें भी घूमना पड़ रहा है, वरना ईरान कभी भी उन्हें भी निशाने पर ले सकता है। ये हाल कर दिया गया है अमेरिका का। अमेरिका यूं ही पीछे नहीं हटा है। अमेरिका किसी बड़े रीजन से पीछे हटा है। अब वो बड़ा रीजन या तो डबल पावर के साथ अटैक करने का हो सकता है या फिर जो नुकसान हो रहा है वो हो सकता है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, हालांकि सीज़फायर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका पीछे गया ही क्यों। ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये अटैक एक बार फिर से तेल अवीव पर किया गया है। तेल अवीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी वजह से भी भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव एक ऐसी जगह है जो हर वक्त मिसाइलों की मार झेलते हुए नजर आ रही है। तेल अवीव से लेकर के हाइफा रिफाइनरी तक सब कुछ तबाह कर दिया गया है। इजराइल फिर भी सीना ठोक करके ये कहते हुए खड़ा हुआ है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ईरान दशकों पीछे खिसक गया है। अमेरिका और इजराइल का वो हाल किया है ईरान ने जो इजराइल और अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ यूएस के तमाम बेस को तबाह कर दिया गया है। आलम यह हो गया है कि जो वहां पर तैनात सैनिक थे उन्हें वहां से हटना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, शिफ्ट होना पड़ रहा है होटल में या फिर दफ्तर में। दूसरी तरफ इजराइल की शक्ल सूरत बदल करके रख दी गई है और ये सूरत हाल अगर किसी ने किया है तो वो है ईरान। हिजबुल्लाह, हूती, उसके प्रॉक्सी भी लगातार मदद करते हुए ईरान के इस युद्ध में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को 3 मोर्चों पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो तेल अवीव में खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वेस्ट बैंक में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, गोलान हाइट्स में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये आलम हो गया इस पूरे युद्ध में। इसीलिए आईडीएफ की संख्या, सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी है। तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। उसके पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि तेल अवीव में जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। उससे इतर एक और खबर आती है कि तेल अवीव में दूसरी जगह भी हमला हो गया है। अब आंख के बदले आंख वाली ये स्थिति चल रही है। ईरान अब ऐसी रणनीति सोच रहा है कि आंख के बदले वो आंख लेगा। न्यूक्लियर सेंटर का जो बदला है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी से ले रहा है। कैसे लेके देखें। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। लिहाजा पिछले साल हुआ 12 दिन का युद्ध हो या इस साल अब तक का संघर्ष, अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही रहा। ईरान के नतांज, फोर्दो और बूशहर जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर जबरदस्त हमला किया गया। लिहाजा बदला ईरान ने भी लिया। ईरान के निशाने पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना आ गई, यानी आंख के बदले आंख और परमाणु केंद्र के बदले परमाणु केंद्र। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन लगातार डिमोना के आसपास भारी तबाही मचा रहे हैं। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है, जहां इजराइल का शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये ईरान का प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य रहा है। ईरान ने अपनी फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लंबी दूरी के ड्रोन्स के जरिए इस क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश की। डिमोना इजराइल का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसकी हिफाजत में इजराइल ने एरो 3 और डेविल स्लिंग जैसी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के रक्षा कवच को तार-तार कर दिया। ईरान ने डिमोना के रक्षा कवच को भेदने के लिए सैचुरेशन स्ट्राइक की, यानी एक साथ दर्जनों बम गिराए और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ बहुत ज्यादा बमों या मिसाइलों का सामना करने में नाकाम हो सकता है। ऐसे में कुछ बम या मिसाइलें तो अपने टारगेट को तबाह कर देते हैं। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने डिमोना के पास के रडार स्टेशन और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि परमाणु रिएक्टर के मुख्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि आसपास के इलाकों में कुछ तबाही जरूर हुई। परमाणु केंद्र के बाहरी सुरक्षा घेरे और इमारतों पर मिसाइलों का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। डिमोना शहर के रिहायशी क्षेत्रों में लगभग 1200 से अधिक घरों और सार्वजनिक इमारतों को नुकसान होने की खबर है। साथ ही परमाणु केंद्र की सुरक्षा करने वाली कुछ बैटरी और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचने की भी खबर आई है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। डिमोना एक रिहायशी शहर भी है। फरवरी के बाद हुए हमलों में डिमोना में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। परमाणु खतरे और हमलों के डर से डिमोना के लगभग 3000 लोगों को अस्थायी रूप से मध्य इजराइल में शिफ्ट किया गया। डिमोना पर हमला इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से तो अहम है ही, इजराइल को मानसिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास माना जा सकता है। तो डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया गया है। ये सेंटर
क्यों खास है, कहां पर है, वो आपको बता देते हैं। ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। ये अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी सेंटर है। यहाँ रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर्स बनाए गए हैं। ये प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर भी है। परमाणु क्षमता का प्रतीक भी इन्हें माना जाता है। हथियारों का विकास 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम से होता है। इसके साथ ही 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम इसलिए भी लगाया गया है ताकि इनका जो हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उनकी रक्षा वहां पर हो सके। लेकिन हुआ क्या, डिमोना फैसिलिटी सेंटर पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। लेकिन यह भी कहा गया कि इससे रेडिएशन फैलेगा। IAEA ने हालांकि इस बात से इनकार कर दिया। अच्छी बात है ये, अगर रेडिएशन फैलता तो अन्य देशों को भी ये अपनी चपेट में ले सकता था। अब एक और खबर आ रही है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा झटका देखने को मिला है। दक्षिण लेबनान में जम करके उत्पात मचाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। लोग वहां से अपना घर मकान सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने साउथ लेबनान का हाल किया है। ये साउथ लेबनान की स्थिति कर दी है, जिसकी वजह से लोग अपना घर बार छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। हिजबुल्लाह के हमले में 2 जवानों की मौत हो गई है। अब वो भी बदला ले रहे हैं। IDF के जवानों को ढूंढ करके मार रहे हैं। 2 जवानों की मौत हो गई है। अब जरा ये तस्वीर है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, आपको ये उजड़ा हुआ शहर नजर आएगा। लेकिन इससे अगर 15 दिन पहले की तस्वीरें देखी जाए तो ये बसा बसाया शहर था। लोग यहाँ पर रहते थे, दुकानें यहाँ पर होती थी, मकान यहाँ पर होते थे, स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। लेबनान की स्थिति इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कर दी गई है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स को भी इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। 2 सैनिकों की जान उनको भी गंवानी पड़ी है। लेकिन ये जो उजाड़ किया गया है, इसका हाल भी कल के दिन वैसा ही हो जाएगा कि गाजा को बना रहे हैं लगे हाथ, हम बेरूत की तरफ भी रुक कर लेते हैं और उसके बाद अमेरिका हर जगह फैलता जाएगा। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध से जुड़ी हुई खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। 28वें दिन भी जमकर के हमले हो रहे हैं। इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी का अब हमला देखने को मिल गया है। ईरान के प्रॉक्सी वैसे भी लगातार इस हमले में साथ खड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह ने टैंक पर हमले का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। माफ करिएगा, इजराइल के मरकबा टैंक पर हमले का वीडियो यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि वेस्ट बैंक भी वहां पर एक जगह है, वहां पर भी हमले हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और अब ऐसे में वो और भी हमलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जो हमले किए जा रहे हैं। उसके बाद स्थिति जरा देख लीजिए। ये बेरूत की तस्वीरें हैं। ये बेरूत राजधानी है जो कि लेबनान की। वहां साउथ बेरूत में वैसे ही कह दिया गया था कि छोड़ करके चले जाइए और अगर नहीं जाएंगे तो उसके बाद हम आपका वो हश्र करेंगे जो सदियों नहीं भुलाया जा सकता। और ये तबाही सदियों नहीं भुलाई जा सकती है। इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी ने जो हमला किया है उससे हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके बताया है कि हमने मरकबा टैंक पर हमला किया है और ये दक्षिण लेबनान के तेबेह शहर में मौजूद था, उस पर हमला किया गया है। इसके साथ साथ दूसरी खबर ये आई है कि इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं पर हुई है तो लेबनान में हुई है। साउथ लेबनान में, साउथ बेरूत में, जो उनकी राजधानी है। लोग वहां से छोड़ करके चले गए हैं। उसके बाद जो हाल हुआ है वो ये हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 जवानों की मौत भी हो गई है। IDF से वो भी जवाब मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तबाही लेकर के आए हो उसका भुगतान तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो पलटवार तो किया जा रहा है, लेकिन ये तबाही के सामने थोड़ा छोटा नजर आता है। लेकिन हिजबुल्लाह दूसरे मोर्चों पर खड़े होकर के ईरान में सहयोग करके इजराइल में सब कुछ तबाह करते हुए नजर भी आ रहा है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को बोना साबित कर दिया। आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम इजराइल में हो रही तबाही को चुपचाप देखने पर मजबूर है। ईरान इजराइल में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है। इन मिसाइलों में लगा वॉरहेड हवा में फटता है और हवा में कई छोटे छोटे बम रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये बम अलग अलग टारगेट को तबाह कर देते हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बमों को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बस के बाहर की बात है। ईरान ने अब तक जंग में अपनी सबसे आधुनिक और विनाशकारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
ईरान ने फतह 2 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV तकनीक से लैस होती है, जो मैक 15 की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करती है। खबरों के मुताबिक इस मिसाइल ने तेल अवीव और नेगेव के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल से भी हमला किया। यह मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसका 1500 किलोग्राम का वॉरहेड दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल इजराइल के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। साथ ही ये हवा में भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। ईरान ने नेवातिन और तेल नोव जैसे एयरबेस पर हाल ही में गाद्र और इमाद मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल वाली सेजिल मिसाइल से भी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई गई। ईरान के शाहिद ड्रोन इजराइल को तबाह कर रहे हैं। ईरान हजारों कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती हैं। अब आइए आपको बताते हैं इन मिसाइलों के बारे में जो तबाही लेकर के आ रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि मिसाइल ये हवा में जैसे ही छूटती हैं, ये क्लस्टर हथियार जिन्हें हम कह रहे हैं, वो छोटे छोटे बम गिरा देती हैं और हर छोटे छोटे बम में करीब 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जिसकी वजह से तबाही और ज्यादा आती है। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके प्रोडक्शन पर भी रोक लगाएंगे। हालांकि इन देशों की लिस्ट में ना तो यूएस शामिल था, ना इजराइल शामिल था और ना ही ईरान शामिल था, जो अब इस युद्ध में जूझे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहां पर तबाही आई और अब उन्हीं बमों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। अब इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी गई थी। अब आइए आपको यह भी बता देते कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिन्हें तैनात किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवातिम एयरबेस की। ये आयरन डोम यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके बाद आता है ओवदा, यहाँ पर एरो, डेविड स्लिंग और रडार को तैनात किया गया है। इसके बाद आता है ओरेन एयरबेस, यहाँ पर भी डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम को तैनात किया गया है ताकि यहाँ जो हमला हो उसे रोका जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे हाइफा पर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम को लगाया गया है। बावजूद इसके हमले तो वहां पर हो ही रहे हैं। अब तेल अवीव की बात करें, जहां की कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां हानि हो रही है क्लस्टर बमों की वजह से, वहां पर भी हालांकि तीन डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम। बावजूद इसके वहां कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि क्लस्टर बम इन एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा तबाही आती है। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो नाकाम हो गया। ये हमला किया गया था ईरान की तरफ से इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने इसे नाकाम कर दिया है और ये हमला उत्तरी हाइफा में किया गया था। उत्तरी हाइफा में इस हमले को नाकाम किया गया है। यहाँ पर ईरान की जो मिसाइल्स थी उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हर बार ऐसा होता है कि इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो उसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही नजर आने लगती है। ईरान का इजराइल पर जो हमला देखने को मिला उसमें बताया गया कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है। उत्तरी हाइफा में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि हाइफा में भी बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके इस बार थोड़ा सा इजराइल के लिए मुश्किलें कम हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, उसे मार गिराया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उसे नहीं उठाना पड़ा है। लेकिन हाइफा में तेल रिफाइनरी से लेकर के सब कुछ जलते हुए नजर आ रहा है। डिमोना तक पर अटैक कर दिया गया है। ईरान की ये जो मिसाइल है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती की बात बार बार उसकी तरफ से की जा रही थी। वो बार बार ये कह रहा था, यानी कि इजराइल बार बार अमेरिका से ये कह रहा था कि उसे ईरान को मिसाइल बनाने से रोका जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी
तकलीफ लेकर के आएंगे और इस युद्ध में वही सबसे बड़ी तकलीफ लेकर के आ रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ईरान इन मिसाइल्स को भेजता है। कई बार इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कई बार जब ये क्लस्टर बम गिराती है अपने वॉरहेड से तो इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा नुकसान भी इनका होता है। तेल अवीव, हाइफा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशान रह गए हैं। इजराइल इस युद्ध की शुरुआत की। इजराइल ये कह रहा है कि हम ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे, हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे, लेकिन बावजूद इसके ये समझ लीजिए कि इजराइल भी इस नुकसान में फंस करके रह गया। एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के कफ्र कासिम में बड़ा अटैक हो गया है। ईरान के क्लस्टर बम से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और हमले की वजह से एक कार भी वहां पर पलट गई है। तो ये हमला फिर से एक बार इजराइल के कफ्र कासिम में किया गया है। क्लस्टर बम यहां पर भी बरसाया गया, जिसकी वजह से तबाही हुई है। क्लस्टर बम बार बार तबाही लेकर के आते हैं। क्लस्टर बम किस तरीके से महत्वपूर्ण है वो भी हमने आपको बताया कि क्लस्टर बम 7 से 8 किलो जो अपने में वॉरहेड है वो लेकर के चलता है, और इसके साथ जब वो फटते हैं तो ये समझ लीजिए कि वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। ये जो तबाही हुई है, जरा ये देखिए, ये मिसाइल यहां पर गिरी है जिसकी वजह से ये कार हवा में ही उड़ गई है। ये अच्छी बात रही कि यहां पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ये कार लाइन से खड़ी हुई है पार्किंग में, रोड के किनारे पार्किंग की तरह उन्हें पार्क कर दिया गया है। लेकिन अगर यहां पर लोग होते, कोई और व्यक्ति उसमें बैठा होता तो एक बड़ा नुकसान उसका हो सकता था। ये हमले इस कदर किए जा रहे हैं कि इजराइल किसी भी तरीके से ईरान का पीछा छोड़ दे, लेकिन इजराइल जानता है कि अगर अब शुरुआत की और अब पीछे हटे तो हमेशा उन्हें डर करके जीना पड़ेगा ईरान की मिसाइलों से, और वो ये नहीं होने देना चाहता है। लेकिन उसकी वजह से उसके यहां पर जो हमले होते हैं, उसके यहां पर जो नुकसान होता है, वो ये बताता है कि अगर हटे नहीं तो ये हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे, और अगर ये हमले इसी तरीके से जारी रहे तो हानि इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इजराइल को फिर से खड़ा होने में वक्त लग जाएगा। इजराइल कितना भी दम भर ले, लेकिन अगर अमेरिका ने थोड़ा सा भी अपने आप को पीछे खींच लिया तो इजराइल के लिए ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ सरदर्द बन करके रह जाएगा। दो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के कफ्र कासिम में बड़ा अटैक हुआ है। ईरान का जो क्लस्टर बम गिरा उसकी वजह से तबाही हुई। हमले की वजह से एक कार पलट गई है। उत्तरी हाइफा में जो हमला किया गया था वो हमला हालांकि नाकाम साबित हुआ है। इस बीच ये तस्वीरें जंग की इंटेंसिटी को तो बताती ही हैं, जंग में जो सोच रखी जा रही है एक दूसरे को तबाह करने की, उसे भी बताती है। बात करें कि जंग में इजराइल और ईरान की जो निजी दुश्मनी है वो खुल करके किस तरीके से सामने आई है, तो ईरान सबसे ज्यादा हमले इजराइल पर ही कर रहा है, लेकिन इजराइल भी ईरान को मिटाने के मिशन पर जुटा हुआ है। अब इन दोनों की दुश्मनी क्यों है इस कदर कि दोनों ही एक दूसरे को पूरे तरीके से खत्म करने पर, एक दूसरे को पूरे तरीके से खत्म करने पर उतारू हो गए हैं, उसके बारे में जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से जान लीजिए। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। मध्य पूर्व में इजराइल एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसकी इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के लिए हमेशा से ही चुनौती रही। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान की मिसाइलों की बारिश ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था, और इस साल तो ईरान जैसे इजराइल को कब्रगाह बनाने की कोशिश में जुट गया है। मध्य पूर्व में इजराइल अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास भी कर सकता है। खबरों के अनुसार इजराइल अब ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जो अफ्रीका में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक फैला हो। माना जा रहा है कि मिस्र में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार हो सकता है। इसमें इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, गाजा और वेस्ट बैंक पूरी तरह या उनका कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है।
ग्रेटर इजराइल का नक्शा काफी पहले चर्चाओं में आया। इजराइल जानता है कि उसके ग्रेटर इजराइल के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, लिहाजा इजराइल हमेशा ही ईरान को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। पिछले साल भी इजराइल ने ईरान को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया और इस बार भी इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की शुरुआत की। उधर ईरानी मीडिया में ईरान के साम्राज्य विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई। खबरों के अनुसार अगर अमेरिका ने खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो ईरान यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जा कर सकता है, जिससे फारसी साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर ट्रंप ने अब एक और सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया तो ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी। अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरानी मीडिया में यह चर्चा तब शुरू हुई जब IRGC का सीक्रेट प्लान लीक हो गया और यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या ईरान एक बार फिर से किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पहला कदम बढ़ाने जा रहा है। ईरानी सेना अब जिस फारसी साम्राज्य की तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है उसमें मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के साथ ही अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश भी शामिल थे। फारसी साम्राज्य का पाकिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे बलूचिस्तान और सिंध पर भी नियंत्रण था। जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में तबाही भले ही अरब देशों में फैल रही हो, अमेरिका भले ही जंग में शामिल हो, लेकिन वास्तविक जंग तो ईरान और इजराइल के बीच ही हो रही है, जो अब बेहद खतरनाक मोड में आ चुकी है। और ईरान को ताकत विहीन करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है और इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। इस दुश्मनी के बारे में अब कुछ और तथ्य भी मैं आपको बता देती हूँ, जहां सबसे पहले इसकी शुरुआत 1979 यानी 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई। ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना। हालांकि ईरान पहले इजराइल को वैध राज्य मानता था, उसे उसकी तरफ से वैलिड दर्जा दिया गया था, लेकिन जैसे ही ये क्रांति आती है वैसे ही ईरान में परिवर्तन आता है इजराइल के प्रति। दोनों ही देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों की मदद ईरान की तरफ से की जाती है। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव देखने को मिलता है। इजराइल को हमेशा के लिए ईरान खत्म करना चाहता है, ये वो कहता भी है और इजराइल मानता भी है। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं, हमले करता रहता है वहां पर इजराइल। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो इजराइल का होगा। इजराइल पर वो परमाणु अटैक कर देगा, जिसकी वजह से इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। अब खबर यह है कि हॉर्मुज में तेल टैंकर को नष्ट कर दिया गया है। ईरान पर तेल टैंकर पर हमले का आरोप लगा है। तेल टैंकर से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। तो ईरान का हॉर्मुज को लेकर के पहले ही ये कहना है कि हॉर्मुज से वो किसी को बाहर जाने नहीं देगा और अगर कोई वहां से जाने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा किया जाएगा। तेल टैंकर जो खत्म किया गया है, जरा उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो तेल टैंकर है जिस पर हमला किया गया है और इसे किस तरीके से तबाह कर दिया गया है। जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखें कि ये हमले की वजह से ये पूरा शिप खत्म हो चुका है। इस पर लोग भी तैनात थे, इसे बुझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। ईरान पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने इस तेल टैंकर पर हमला किया और हो भी सकता है कि उसकी तरफ से ये हमला किया गया हो, क्योंकि ईरान तो यही कह रहा है कि जिस देश को वो चाहेगा उसी देश को वो हॉर्मुज से गुजरने देगा और अगर कोई उसे क्रॉस करता है तो उसका हश्र ये किया जाएगा जो उसने इस तेल टैंकर के साथ किया है। ये फ्यूल लेकर के जा रहा था कई हजार मीट्रिक लीटर में और उसके साथ उसका जो हाल हुआ, जो हश्र हुआ उसके बाद बाकी देशों में भी डर जरूर होगा कि वो लेकर के जाए इन्हें या ना लेकर के जाए। जरा एक बार गौर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। अच्छा है कि भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते ईरान के अच्छे हैं, इस वजह से ईरान से एक एक करके भारत के सभी गैस तेल टैंकर बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिन देशों के पीछे वो पड़ा हुआ है उन देशों का हाल ऐसा कर रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये जो शिप का हाल किया है, इस जो तेल टैंकर का हाल किया गया है, उसके बाद वो देश सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो हॉर्मुज से निकले या फिर ना निकले। वैश्विक स्तर पर
तेल और गैस की सप्लाई इसीलिए बाधित हो रही है क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा किया हुआ है और वो वहां से बहुत सारे देशों को ना तो निकलने दे रहा है और ना ही वहां पर रुकने दे रहा है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो नए नए बहाने खोजते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की डेडलाइन को पहले 5 दिन के लिए बढ़ाया था और अब उन्होंने हमलों की प्लानिंग को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब ये अवधि 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम तेहरान की गुजारिश पर उठाया गया है। ये विराम युद्ध बढ़ने के बाद से ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों में पहली औपचारिक ढील है। माना जा रहा है कि इससे कूटनीति के लिए जगह मिल सकती है। यह घोषणा ईरान के बुनियादी ढांचे, जिसमें प्रमुख तेल और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं, इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बहुत कीमती तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज से 10 तेल टैंकर पार कराने की इजाजत दी है। इनमें से 8 जहाज जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब समझौते के लिए तैयार है और आपसी दुश्मनी खत्म करके युद्ध का खतरा टाल सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका इस समय का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है और 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना पर चर्चा चल रही है। पेंटागन ने पहली बार पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि अमेरिका टेंशन में है और अमेरिका हर हाल में इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका इस संकट से निकलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो जमीन पर उतर करके ईरान के भीतर जा करके इस युद्ध को और ज्यादा भड़का सके। लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां कौन कौन सी है? सबसे पहले उसके सामने बड़ी चुनौती है भौगोलिक और सैन्य। ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है और सालों तक यहाँ पर जमीनी ऑपरेशन चल सकता है। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर और बोझ पड़ सकता है। इसके साथ IRGC से जंग, अनुशासित और विचारधारा से, क्योंकि IRGC प्रेरित है और पारंपरिक जंग की जगह वो गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार रहती है, तो ऐसे में IRGC से लड़ पाना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रॉक्सी संगठन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। अमेरिकी बेस पर वो हमलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वैश्विक स्तर पर इस युद्ध को फैला सकते हैं। अब राजनीतिक और घरेलू जो मुश्किलें हैं उनके बारे में जरा आपको बता देते हैं। अमेरिकी लोग जमीनी जंग के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आते और ट्रंप प्रशासन पर इसका सियासी दबाव भी बढ़ते जा रहा है। तो ये अमेरिका के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन अमेरिका क्या पीछे सच में हट गया है? उसकी इस मंशा पर लोगों को शक भी गहरा रहा है कि कहीं वो और भी ज्यादा हमले ना शुरू कर दे इसे रोकने की जगह। अब खबर यह है कि युद्ध के बीच में IRGC ने एक बड़ा फैसला लिया है। युद्ध में सहयोग के लिए उम्र की सीमा को घटा दिया गया है। जो कल तक बाधा होती थी IRGC में शामिल होने के लिए उस उम्र की सीमा को घटा दिया गया। इसे घटा करके 12 साल कर दिया गया। जरा सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को भी वो इस युद्ध में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध अब उनके लिए उनकी नाक का सवाल बन गया है। और लोगों को ये कहा भी जा रहा है
कि अपने देश को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को उतरना होगा और इसीलिए IRGC में भर्ती की सीमा को घटाया गया है और इसे महज 12 साल कर दिया गया है। 12 साल बच्चे होते हैं जिन्हें IRGC लड़ाका बनाना चाहती है और उन्हें कह ये रही है कि देश पर खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए तुम ही आगे आ सकते हो। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जो IRGC के इस उम्र की सीमा घटाए जाने के बाद IRGC में नजर आने लग जाएंगे। जरा सोचिए कि इस देश का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में हो गया क्योंकि इनका भविष्य अब IRGC में शामिल हो रहा है जो युद्ध में लड़ते हुए नजर आएगा। अब आइए आपको ये बताते हैं कि इस युद्ध ने किस तरीके से ईरान की कमाई को और कई गुना बढ़ा दिया है और ये न सिर्फ वर्तमान के हालात हैं बल्कि अब ईरान के इकोनॉमी को भविष्य में भी ये मजबूती देगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान तबाह हो रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति मलबे में ढेर के रूप में बदल गई है। ईरान का कोना कोना अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज से भी शुरू किया जाए तो भी ईरान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर की राशि और कई साल का वक्त लगेगा। जंग में भले ईरान तबाह हो रहा हो लेकिन इसी जंग में उसकी लॉटरी भी लग गई है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के बीच ईरान ने अपनी शर्तें लगा दी। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और उसकी प्रमुख शर्त है हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण। जंग रोकने के लिए ईरान की हॉर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त उसके लिए किसी शानदार मौके से कम नहीं है। ईरान जानता है कि ऐसा मौका उसे शायद ही दोबारा मिले, लिहाजा उसने हॉर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त लगा दी। बताया जा रहा है कि अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है जिसके माध्यम से ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सकेगा। इस बीच खबर है कि जंग के बीच जहां पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे ईरान को बड़ा मौका मिला है। ईरान अपना तेल रिकॉर्ड कीमतों पर बेच रहा है और तेल से हर दिन हजारों करोड़ कमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। उधर ईरान अपने तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को खत्म कर लगभग पूरी कीमत वसूल रहा है। खबरों के मुताबिक मार्च में ईरान अपने कच्चे तेल से हर दिन करीब $139 मिलियन यानी 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है, जबकि फरवरी में ये आंकड़ा $115 मिलियन का था। बताया जा रहा है कि पहले ईरान को अपना तेल बेचने के लिए $10 से ज्यादा का डिस्काउंट देना पड़ता था, लेकिन अब उसने ये डिस्काउंट घटाकर महज $2.1 कर दिया है। भारी बमबारी के बावजूद ईरान अब भी रोजाना लगभग 16 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।